हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और डे की अब डेट पास आ गई है और जैसे जैसे आपकी डे पास पर की और आपकी एक्यूरेसी या आप कहें आपकी प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है जेईपी वाईक्यू में एक हमारा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला टॉपिक छूटा था। वैसे तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर करा दीजिए, तो मैंने सोचा करा ही देते हैं। अगर किसी का पहली बार ऐसे कमेंट आया है तो मैंने सोचा इसकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, तो मैंने सोचा थोड़े कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाएँ आपको और ये सारी चीज़ें किया जाए। तो सेंटर ऑफ मास से बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, जेई 2023 में हम आज 3 टॉपिक करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके बाद कोलिजन और उसके टाइप्स। तो हमारे पास आज 3 टॉपिक है, और जिसमें पहला टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास, इसका मेरे को जेई में मैंने काफ़ी जगह ढूंढा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं जो सेंटर ऑफ मास से प्योरली आया हुआ हो। ठीक है, आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बच्चों, जैसे हमारे फिजिकल सिस्टम है, उसमें बहुत सारे मास हैं या कोई सिस्टम है। जब आप रोटेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सिस्टम जब है और वो सिस्टम मूव कर रहा है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के प्रजेंस में, ठीक है, तो पूरा सिस्टम में क्या होगा, सारे मास हमारे रिवॉल्व होंगे। तो हम क्या उसमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करते हैं जो बिल्कुल वहाँ पर ये मान के चलिए कि जैसे सेंटर्ड कंसंट्रेटेड हो, जिस पर हम फोर्स लगाएं और ट्रांसलेशनल मोशन हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जो आपके पूरे जो मास हैं उनका क्या हो जाए, एक एवरेज वैल्यू हो जाए या कंसंट्रेटेड पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आपके पास एन सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, इसके नोट्स बता देता हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए ये m1 मास है, ठीक है, ये m2 है, और m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, m3 का पोजीशन वेक्टर r3 है। ऐसे हमारे पास n मास हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ये हमारा बच्चों डिस्क्रीट मास है। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब जिसकी फाइनाइट वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है, मास और उसका पोजीशन, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डैश 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 डैश, जितने भी मास हैं आपको उतने कोऑर्डिनेट लेने हैं और उन सभी का पोजीशन वेक्टर लेके सम ऑफ मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब सम ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 जितने भी हैं, तो नीचे क्या कर दीजिए, मास कर दीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पर एम एन लिख लेता हूँ, ये तो आपका आर सी एम हो गया। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप इजीली यहाँ पर x1 x2 x3 रख के x निकाल सकते हैं, y रख के y निकाल सकते हैं। अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आपको फिर वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो m1 v1 m2 v2, ऐसे ही जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं सबके केस में आपको r की जगह पे v1 v2 v3 लेना है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। ये कौन सा डेटा है, ये डेटा है बच्चों आपका डिस्क्रीट डेटा। अगर कॉन्टीन्यूस डेटा है तो कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए जो सेंटर ऑफ मास का हमारा फॉर्मूला होगा, आर सी एम में लिख रहा हूँ उसको, 1/मास इंटीग्रेशन आर डी एम। ठीक है, डी एम एक स्मॉल एलिमेंट है जो लोकेट है एट अ पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू लिखें बच्चों, तो हो जाएगा 1/m, जो भी मास है आपका, एक्स डी एम। और सिमिलरली आप वाई के लिए भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जो भी है आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं जो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, वो मे भी उस बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है,
ये आपका डिपेंड करेगा टोटली शेप, साइज और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। और इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मान के चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक जैसा हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ये M1 मास है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, और ये M2 मास है, ये भी आपका राइट साइड को मूव कर रहा है। तो अगर ये दोनों राइट साइड को मूव करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, दो मास हैं तो M1v1 प्लस M2v2 आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिया रह सकता है और जनरली कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये तब था जब आपकी कंडीशन क्या थी, दोनों राइट साइड को मूव कर रहे थे। सपोज आपका M1 तो राइट साइड को मूव कर रहा है और M2 जो बच्चों ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको फिर जो लेफ्ट साइड को कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा M1v1 और ये हो जाएगा माइनस M2v2 ओवर M1 प्लस M2, ठीक है यहाँ तक। और तीसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है, दो मास सिस्टम वाले में, टू मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। देखो जनरली दो मास वाले में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो बीच में ही लाई करेगा इन दोनों का, ठीक है, मास कंसंट्रेट सेंटर पे होगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जो सेंटर ऑफ मास है आपका वो डिपेंड करता है 1/मास पे, ठीक है। तो अगर आप पहले का पॉइंट R1 एज्यूम करते हैं कि इसका R1 है, ये R2 है, तो R1 और R2 की जो वैल्यू है R1/R2 कितना आ जाएगा आपका M2/M1। या आप डिपेंडेंसी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए तो R1 की फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी M2 ओवर M1 प्लस M2 और टोटल डिस्टेंस कितनी है, R है। सिमिलरली R2 निकालना होगा तो M1R M1 प्लस M2 कर सकते। एक आप कह सकते हैं एक ट्रिक है, कई बार आपसे पूछी जाती है, जैसे अगर सॉलिड कोन का कभी कभी एक नंबर में पूछी जाती हैं, सॉलिड कोन का आपसे सेंटर ऑफ मास पूछे सॉलिड कोन का, तो वो h/4, अगर h हाइट है तो h/4 पे होगा। अगर आपसे ट्राइंगुलर लेमिना, अगर आपसे ट्राइंगुलर लेमिना का पूछें, ठीक है, और मे बी ट्राइंगुलर लेमिना यार आपसे पूछ दें हलो कोन, कोई कोन है जो हलो है उसका पूछें, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो h/3 डिस्टेंस पे होगा। और अगर आपसे हेमिस्फीयर पूछ दें, लेकिन हलो हेमिस्फीयर होना चाहिए, तो हलो हेमिस्फीयर के लिए आपका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो R/2 पे हो जाएगा, R जहाँ रेडियस है। रिंग का पूछें, ठीक है, आई होप ये आप सब जानते होंगे रिंग क्या होती है, स्पेयर क्या होता है। रिंग का आपका होता है 2R/8 और रिंग के बाद जो हमारा सॉलिड स्पेयर होता है, सॉलिड स्पेयर का जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो होता है 3R/8। आप जेई के PYQ उठाइए, डायरेक्ट भी आपसे पूछा गया है। और डिस्क का होता है 4R/3 पाई, ठीक है जी। कई लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं, वैसे इसकी कोई ऐसी बढ़िया ट्रिक तो है नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे कहते हैं सिटी हॉस्पिटल में रुपये देंगे, ठीक है, सिटी हॉस्पिटल में रुपये देंगे। C से सॉलिड कोन, T से ट्रायंगुलर लेमिना, H से हलो स्पेयर, ठीक है, और आपका OS से कुछ नहीं है, मैं से कुछ नहीं है, R से रिंग हो गया, और S से सॉलिड स्पेयर हो गया, D से देंगे का वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हैं 3, ठीक है, और 3 फ्रैक्शन यहाँ बना दीजिए। तो इसमें होगा क्या, काउंटिंग लिखिए 2 3 4 और यहाँ भी काउंटिंग लिखिए 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक, ये लिख लिया आपने। उसके बाद देखो इसमें हाइट होगी, जिसमें हाइट होगी हाइट का इंटू कर दो, जिसमें रेडियस होगी उसमें रेडियस का इंटू कर दो।
ठीक है, ये बन गया। बस ये आपको याद करना पड़ेगा, पाई 8 3 पाई। ठीक है, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन तो नहीं थे, अब हम चलते हैं बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन पूछा जाता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है आपको पता होगा। मोमेंटम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होगा बच्चों वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर वो दो टकरा रहे हैं तो बिफोर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन जो होगा मोमेंटम वो सेम होगा। ठीक है, तो आपको यही मेथड हर बार लगानी है और मोमेंटम निकालना है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये यूज करनी है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, उस चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, कई बार मोमेंटम से इससे भी बहुत क्वेश्चन जे में आए हैं, चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो आपकी इम्पल्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इम्पल्स के बराबर होती है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फोर्स पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, ठीक है, मास पूछा जा सकता है, तो इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोमेंटम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट इन सच अ वे दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर size is 1:2 की पावर 1/3. Their respective speed have a ratio of n/1. The value of n each. तो n की वैल्यू क्या होगी? देखो, जो दो पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। मान लो एक पार्ट ये A है और एक पार्ट ये B है। तो अगर इसका मास m है, मान लीजिए इसका मास हमारा m1 है, इसका मास हमारा m2 है, और ये v1 है, ये v2 है। तो जब ये दोनों डिसइंटीग्रेट हुए तो हमारा ये तो पहले रेस्ट पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर मोमेंटम कंजर्व लगा दो, डीके होने से पहले और डीके होने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी आया बच्चों, जो ये ए और बी हैं ये एक ही डायरेक्शन में नहीं निकलेंगे, क्योंकि नेगेटिव आई है दूसरे की वेलोसिटी, एक इस साइड निकलेगा तो एक इस साइड निकलेगा। क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए। क्लियर है आता है? तो आपका जो m1/m2 की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो क्या आ जाएगा? v2/v1। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अब आपसे कह रहे हैं दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो उनका न्यूक्लियर साइज जो है वो 1:2 की पावर 1/3 है। तो इसका मतलब है साइज रेशियो क्या दिया है आपको? आपको दिया है रेडियस। रेडियस तो दिया है। आपको पता होगा न्यूक्लियस का शेप होता है स्पेरिकल, तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से हम क्या एज्यूम करेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियस है, मान के चलिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसका जो मास होगा, या आप कह सकते हैं जो डेंसिटी होगी, वो मास ओवर वॉल्यूम होगी। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम स्पेरिकल शेप का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होगा। अब दो केस के लिए अगर आप लगाएं m1/m2, तो m1/m2 में क्या हो जाएगा? डेंसिटी तो सेम रहेगी, 4/3 r1 क्यूब रो ओवर 4/3 पाई r2 क्यूब रो। तो ये सब कट गया तो बचा क्या? r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब बचा, मास m1/m2 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए m1/m2 की जगह हम क्या रख देंगे? r1/r2 की पावर 3। ठीक है जी, इक्वल टू v2 ओवर v1। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, हमें कहा है उसका साइज क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसमें रखेंगे, जब आप यहाँ पर 1:2 रखेंगे तो 1:2
और 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा तो v2/v1 आ जाएगा। तो उनकी स्पीड आपको क्या दिया है, या रेस्पेक्टिव स्पीड n रेशियो 1। तो n रेशियो 1 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया है आपके वहाँ, वो क्वेश्चन है आपका ये वाला। सेम क्वेश्चन था, आपसे कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ 2 पार्ट में, जिसकी वेलोसिटी इस बार वेलोसिटी दे दी। तो कह रहा है कि साइज का रेशियो अगर ये है तो क्या होगा। अभी भी हमने देखा था कि मास का जो रेशियो है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हैं दो मासों का जो रेशियो है वो आपका R1/R2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल था। तो आपका R1/R2 है हमारा साइज, वो किसके किसके प्रोपोर्शनल था, ये सब कुछ v1/v2 के था, वेलोसिटी था। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे ये v2/v1 था, तो हम इसको v2/v1 कर लेते हैं, तो v2/v1 हो जाएगा। तो R1/R2 v1/v2 क्या दिया है, 3:2। तो अगर आप इसको पलट दोगे तो आ जाएगा 2:3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, बस उन्होंने कंजर्वेशन, एक बार वेलोसिटी पूछ ली, एक बार साइज पूछ ली। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं एक मशीन गन है जिसका मास दिया है 10 किलो, मशीन गन का। ठीक है, फायर 20 ग्राम बुलेट एट अ रेट ऑफ 180 बुलेट पर मिनट विद अ स्पीड इतना, द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो बच्चों ये जो रिकॉइलिंग वाला केस होता है ये भी आपका मोमेंटम कंजर्वेशन ही है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ बुलेट हैं, जो आप बुलेट निकाल रहे हो पर सेकेंड कितनी होगी पहले तो वो निकालो। ठीक है, पर मिनट दिया है तो पर सेकेंड हो जाएगी 180 आपको दी है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 3। क्लियर। अब आपको लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन। जब मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपसे कह रहे हैं 10 kg, जो मशीन गन है आपका उसका मास कितना है 10 किलो है और फायर कर रहा है 20 ग्राम बुलेट। ठीक है, एट अ रेट इतना पर मिनट विद अ स्पीड इतना, ईच को इतनी स्पीड दी है, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भैया कैसे निकालोगे रिकॉइलिंग वेलोसिटी, अगेन आप क्या सोचिए यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचिए, और जैसे ही आप मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इस पर। जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जो हमारी बुलेट है, ये मेरी बुलेट है, इसका मास आपको दिया है 10 kg और हमें इनिशियल इसकी स्पीड पता नहीं है, जो हमें निकालनी है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 × v इक्वल टू 3 बुलेट भेजी हैं, पहले एक बुलेट का निकाल लो, तो एक बुलेट जो निकली है उसका मास है 20 ग्राम, तो ग्राम को kg में बदल लो भैया, इनटू उसकी वेलोसिटी भी आपको दी है 100, और कितनी है 3 बुलेट है तो 3 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको 10 से 20, तो ये v आ जाएगा 0.6। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन ये नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 20 मीटर। तो पहले ना एक आप डायग्राम बनाओ, जितना आप डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होगा। कह रहे हैं कि एक 20 मीटर का एक हाइट है, तो कह रहे हैं वहाँ पर एक 200 ग्राम का क्या रखा है हमने, बुलेट रखा है, तो यहाँ पे कोई मास होगा, फिर 200 बॉल है, सॉरी बॉल है 200 ग्राम की, यहाँ पर एक बॉल है। कह रहे हैं कि अ बुलेट ऑफ मास 10 kg ट्रेवलिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन हिट द सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, द बॉल हिट द ग्राउंड एट डिस्टेंस 30। मतलब यहाँ से जो हमने हिट किया, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है पहले केस में, और उसने हिट कर दिया 30 पे, ये 30 दिया है, और दूसरा क्या कह रहे हैं एंड द बुलेट एट 120। तो यहाँ से जब बुलेट आई, बॉल तो 30 पे कर दिया, लेकिन बुलेट ने कितने पे किया, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 120। ठीक है,
और इसकी स्पीड v2 होगी कुछ। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी। तो v2 निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और मास आपको क्लियरली 200 दिया है बॉल का, तो मैं m1 कर लेता हूँ। और जो आपका बुलेट है इसको मैं m2 कर रहा हूँ, ये दिया है आपको 10 ग्राम, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें कह रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों, चाहे बॉल है चाहे बुलेट है, उसको इस वर्टिकल से ज़मीन में आने में जो टाइम लगेगा, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, इक्वल टू 2h/g टाइम लगेगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। तो जो वेलोसिटी होगी पहले केस में, जो v1 होगी, v1 मतलब जो बॉल की होगी, 30 तो डिस्टेंस है और ये टाइम तो t है, इसको मैं t ही लिख रहा हूँ। सिमिलरली v2 जो हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस 120 है और इसके केस में भी टाइम t लगेगा। मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब आपसे कहा है कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो m1 क्या है आपका, m2 सॉरी, या आप m1 ही कर लो, m1, ठीक है। इनिशियली जो बुलेट है, बुलेट का जो हमारा है m2 है, चलो m1 ले लो, m1 आपका बॉल है, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस बुलेट का है आपका m2 इंटू उसकी स्पीड हमें पता नहीं है, मैं u मान के चल रहा हूँ। उसके बाद कुछ टाइम बाद m1 निकल के आ रहा है v1 से, m2 आ रहा है v2 से। तो पहले का कोलिजन और बाद का कोलिजन क्या है, मोमेंटम क्या है कोलिजन में, सेम है। क्यों, देखो पहले वाला जो था वो बॉल हमारी कहाँ पर रखी थी, वर्टिकल पोस्ट पे, तो डाउन गिरेगी ही गिरेगी ना, तो उसकी स्पीड यहाँ थी नहीं। तो इसके m2 की वैल्यू रख दो, kg में बदल लो तो आ जाएगा 0.01 इंटू यू इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2 इसका मास, ठीक है, kg में बदल दिया, और ये हो जाएगा 30 ओवर, इसको मैं t ही लिख रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा 0.01 इंटू 120 ओवर t। अब आप इसको सॉल्व करो और t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है, √2h/g, और h आपको 20 दिया है। जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 360। आप इसको ट्राई करिए, कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है अब कोलिजन से। तो कोलिजन में चलते हैं। कोलिजन का पहला क्वेश्चन आपका जो है, अच्छा तो थोड़ा सा बेसिक इसमें देख लेते हैं बच्चों। देखो कोलिजन एक ऐसा इवेंट है बच्चों जहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स मतलब जो फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं, वो एक्ट होंगे, तो कोलिजन होगा, ठीक है। और इस कोलिजन की वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। एनर्जी में लॉस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोलिजन में ज़रूरी नहीं है कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी भी नहीं है कोलिजन में। जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, वहाँ तो कोई हमारा टच ही नहीं था एक्चुअल, ठीक है। तो कोलिजन हमारा बेसिकली, अगर आप बात करें कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन लॉ से बात करें बच्चों, तो कंजर्वेशन लॉ से कोलिजन जो होता है बेसिकली वो होता है 3 तरह का। पहला होता है इलास्टिक, फर्स्ट टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक, सेकेंड टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक, और लास्ट टाइप के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक। जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक। देखिए होता क्या है, पहले कोलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। दूसरा वाला जो इनइलास्टिक होता है बच्चों, इसमें क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, सॉरी पोटेंशियल नहीं, मोमेंटम होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है, सेकेंड और थर्ड वाले में जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें बॉडी क्या हो जाती है, बाद में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। एक और कभी कभी एक नंबर में आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
तो जो इलास्टिक बॉडी है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। इसके लिए इन इलास्टिक के लिए 0 से लेके 1 के बीच होती है और फाइनल के लिए इसके लिए 0 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं डायरेक्शन के कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे। ठीक है, अब अगर इसमें आपसे कभी डायरेक्शन के बेसिस पे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्शन के बेसिस में दो टाइप के कोलिजन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आप कह सकते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे कोलिजन एक होता है 1D और एक होता है 2D। तो जो 1D कोलिजन है बच्चों, इसको हेड ऑन भी कहते हैं, जो 1 डायमेंशन में होता है, और इसको आपका ऑब्लिक्यू भी बोलते हैं, ऑब्लिक्यू कोलिजन। क्लियर है? यहाँ तक आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आप समझेंगे कि ये क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइडिंग विद अ स्टेशनरी मास ऑफ 2m। एक हमारा पार्टिकल m मास था, ये हमारा m था जो v से मूव कर रहा है, ठीक है, प्लस दूसरा हमारा 2m मास था, ठीक है, जो स्टेशनरी है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद ये दोनों चिपक गए आपस में, ये m है और ये 2m है। तो कह रहे हैं चिपक गए और कुछ कोई वेलोसिटी से मूव करेंगे ही करेंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे आप लगाओगे, पहले इसका मोमेंटम हो जाएगा mv प्लस 0 इक्वल टू m और 2m कितने हो गए, 3m हो गए। तो 3m इंटू m से m कट गया तो v1 आ गया v/3। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा टाइप का कोलिजन है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। कह रहे कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इतना हाइट दे रखी है आपको, इतने से ड्रॉप किया। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ फॉर द कोलिजन बिटवीन इज इतना 0.5 है, तो आफ्टर हिटिंग द फ्लोर तो बॉल रिबाउंड टू हाइट कितना होगा। देखो बच्चों, ऐसा होता है जो हमारा हाइट होता है आफ्टर द कोलिजन, जब ये रिबाउंडिंग ऑफ बॉल है, वो होती है E²H। ई यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बहुत लोग जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए PYQ किसी काम के हैं नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अगर एक बार टकरा गई तो उसकी स्पीड ये, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 0.5 और ये डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया मैंने। ठीक है, और h आपको दिया है 20, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, एक बार हम इसके कंसेप्ट को जान लेते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आता है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल से। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको सीखते हैं। देखो बच्चों, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल का मतलब है जैसे आपके पास कोई एक मैजिक बॉल है, ये एक आपका क्या है, एक फ्लोर है। ठीक है, ये हमने एक ये फ्लोर बनाया और दूसरा हमारा ये एक एक्सिस ये रही। ठीक है, मान लो इसकी जो हाइट है वो एच नॉट मान के चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी और जब वो बॉल फेंकोगे तो वो नीचे को आएगी। तो पहली बार जब वो रिबाउंड होगी तो मान लो यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया, पहला चक्कर हो गया इसका। उसके बाद जब दूसरी बार ये फिर अपवर्ड जाएगी, ये तो पहला बार था, फिर दूसरी बार ये ऊपर जाएगी, फिर रिबाउंड होगी तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हाइट दूसरी बार क्या हो गई, मान लो ये वाली h1 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? सेम पहली बार में जो स्पीड थी मान लो v0 से आई, दूसरी बार में किस में आ गई, v1 से आ गई। अगेन ऐसी तीसरी बार अगर ये ऊपर गई, मैजिक बॉल जैसे जाती है, मान लो ये गई, तो ये हाइट आपकी कितनी हो गई, h3 हो गई, और ये स्पीड कितनी हो गई, v3 हो गई, और ऐसे ही ये क्या होती गई, ऐसे कम होते गए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि v0 कितनी होगी, तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, इक्वेशन लगा दीजिए न्यूटन के। तो v0 इक्वल टू हो जाएगा 2gh। थर्ड लॉ जब आप लगाएंगे तो ये v0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिबाउंड होगी जब फ्लोर से, तो जो अगली स्पीड होगी v1 जो होगी वो हो जाएगी E0 v0। वेलोसिटी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लगाएंगे, तो अप्रोच ओवर सेपरेशन
इक्वल टू ई, तो यहाँ से ये ई नॉट वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन ओवर बिफोर द कोलिजन होता है, तो आफ्टर द कोलिजन है v1, बिफोर कितना है v नॉट, तो हमने उसको इनटू कर दिया। ऐसे ही अगर आपको v2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर वी नॉट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही अगर nth का पूछें, मान लो आपसे nth का पूछ लें, वी एन पूछ लें, तो कितना आ जाएगा, तो ई एन का अगर आपसे वेलोसिटी कभी भी पूछें तो आप इजीली इसमें क्या करें, ई की पावर एन कर लो और आंसर आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये तो पहला हो गया, और यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। अच्छा, इसमें हाइट पूछा था, अभी हम हाइट भी देख लेते हैं। ये तो वेलोसिटी है। अब अगर हाइट की बात करें, पहली बार में जो हाइट होगी, थर्ड लॉ लगा लीजिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर ओवर 2g। तो v1 स्क्वायर ओवर 2g कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई यह आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। और वी नॉट स्क्वायर बाई 2g क्या है, यह है आपका एच नॉट। तो पहले बार में क्या आ गया, h1 कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई एच नॉट। ऐसे अगर आपसे कोई nth का पूछे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर 2n एच नॉट। और यही पूछा था, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक बार में कितना होगा, तो ई स्क्वायर बाई एच, एन की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया। चलो, इसको भी देख लिया। अगर आपसे पूछेंगे टोटल डिस्टेंस या टाइम पूछ लिया, तो जो टोटल टाइम लगेगा उसकी मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और यहाँ पे हो जाएगा √2h0 बाई जी। क्या आपने अपने क्लास नोट्स में ऐसे किया होगा, ठीक है, आप वो करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है, आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम मैं अभी रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम ये है कि आपका एक मोशन यहाँ से हो रहा है, ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट पे हो रहा है, और ये आपका ऐसे है। ठीक हो गया, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल बॉल है जो P से स्लाइड हो रहा है Q तक, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 20 दिया है। तो Q पर कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। देखो, सबसे पहले आप देखोगे इस P पे, कोलिजन से पहले इस P पे इसका जो हमारा एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कितनी हो जाएगी, mgl, अगर ये L है। ठीक है, और काइनेटिक तो होगी नहीं, और जो Q पर है, Q पर हमारी टोटल जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, v mgl इक्वल टू वी पी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, तो वी पी कितना आ जाएगा, √2gl आ जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे g10 l20 2 4, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो, दोनों बॉल के पास इक्वल मास है, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटी ऑफ जो बोथ बॉल है वो इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखेंगे तो आप समझोगे। तो आफ्टर जो कोलिजन वेलोसिटी दो ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, हमने यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी आ गई, और इलास्टिक में ये कंडीशन होती है कि अगर दो बॉल इलास्टिक हैं, मास सेम है, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अभी हम इसको देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन फोर्थ जो है वो ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, जिसका मास 1 किलो है, जो कोलाइड हो रही है हेड ऑन। देखो, हेड ऑन लिख दिया, मतलब 1D कोलिजन हो रहा है। आगे कह रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 3 kg था, आफ्टर द कोलिजन स्मॉलर बॉडी रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मूव विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। तो जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है द इनिशियल स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, एक 1 किलो का है, एक मास आपका 1 किलो का है जो U1 से मूव कर रहा है, और एक 3 किलो का है जो 0 से रेस्ट पे। इसके बाद जैसे ही कोलिजन हो रहा है, तो 1 किलो वाला आपका इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी स्पीड दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा दूसरा है 3 किलो,
वो आपका मूव कर रहा है राइट साइड को। तो आपसे पूछ रहे हैं तो बताइए कि इनकी स्पीड क्या होगी। कंजर्वेशन लगाइए पहले, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 1u1 इक्वल टू जी प्लस जीरो इक्वल टू -2, डायरेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी 3v। यहाँ से एक रिलेशन आ गया u1 इक्वल टू -2 प्लस 3v, पहला ये हो गया। और अब आप देखो इलास्टिक कोलिजन है, ई की जो वैल्यू होती है, ई होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की जो वैल्यू है वो देखिए, तो सेपरेशन देखिए v है, ये v माइनस दूसरा होना था, तो v माइनस उस वेलोसिटी को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अप्रोच में तो सिर्फ u1 है, तो ये u1 हो जाएगा। और इलास्टिक के लिए वैल्यू 1 होती है, तो v प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई, u1 आ गई। तो दोनों को कंपेयर करो तो v प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 से 2 4, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन इतने ही थे, मैंने बहुत ढूंढे बच्चों, इसकी भी डिमांड आई थी तो मुझे मिले नहीं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपको मिलता है, मुझे नहीं मिला जैसे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ के भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपकी जो भी आप जिस भी मोड से भेज सकते हैं भेज दीजिएगा, या कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको ये बता दूँ, कई बार मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब वैसे तो आपने सबने करा ही होगा, क्वेश्चन इतने ही मिले मेरे को, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इलास्टिक कोलिजन में, जैसे मान लो एक मास m1 है और ये u1 से मूव कर रहा है, और m2 u2 से मूव कर रहा है। जैसे ही मूव करा, ठीक है, तो m1 मान के चलो v1 से भाग गया, और m2 जो है वो v2 से भाग गया, और कोलिजन एज्यूम किया जा रहा है कि इलास्टिक है। तो आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा, जैसे कि मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, सब कुछ कंजर्व है, तो हमारी जो v1 की वैल्यू है आपने इसको निकाला होगा, आपने डेरिवेशन किया होगा ये m1 माइनस m2, क्लास में क्या होगा या आपने अपने जे में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ क्या होगा, तो ये वैल्यू आती है v1 की वैल्यू, ये आ गई, और नीचे सम ऑफ मास। सिमिलरली अगर आपसे v2, ये v1 कौन सा है, ये वाला, अगर आपसे v2 की वैल्यू पूछेंगे, v2 आ जाएगा m2 माइनस m1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए, कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें आप मुझे बताइए, ये फॉर्मूला निकल के आए होंगे, अगर दोनों मास सेम हो जाते हैं, ठीक है, सपोज दोनों मास सेम हो जाते हैं, m1 और m2 बराबर हो जाते हैं, तो जो v1 होगा ना बच्चों, वो u1 तो कट जाएगा ना, दोनों माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, वो u2 के बराबर हो जाएगा, और जो v2 है वो u1 के बराबर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी मास आपके दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है सेपरेशन में, v2 माइनस v1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, u2 माइनस u1। इलास्टिक में इसकी वैल्यू 1 हुआ करती है। क्लियर है यहाँ पे? अब बात करते हैं दूसरे टाइप की कोलिजन की। दूसरा टाइप का कोलिजन होता है जैसे हमारा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कितना होता है उसको आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, आप ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। m1 m2 m1 प्लस m2, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्क्वायर, u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जनरल फॉर्मूला है। अब जहाँ पर ई 1 हो गया, जैसे इलास्टिक है ना, इलास्टिक के लिए 1 हो गया तो लॉस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 होती है, तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बना सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
इतने ही टॉपिक थे आपके। आई होप आपको समझ में तो आए होंगे। अगर नहीं आए, कुछ कमी रह गई होगी, तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी टॉपिक में डाउट है बच्चों ज़रूर पूछिए। दूसरी बात, कई बार मैं ऐसा सुनता हूँ कि हमारे PYQ नहीं हो पा रहे हैं, या हमसे सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों, वो ऐसा होता है जब हम भी पहली बार क्वेश्चन करते थे, आप ही नहीं, हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उस क्वेश्चन को करते थे पहले, तो हमसे भी नहीं होते थे। होता क्या है, आपकी जो मेमोरी है, आपने अपना दिमाग ऐसा बना लिया है कि हम थ्योरी करेंगे तो हमारी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब थ्योरी करते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो 90% चांस तो ये है कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अप्लाई क्या करना है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिट एंड डायमेंशंस है, ग्रेविटेशन है, आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है जेई के प्रीवियस ईयर। जेई इतने पेपर करवाती है हर साल, तो आप देख सकते हैं 21, 22, 23 के अगर PYQ करते हैं पिछले 4 सालों के, एक रफ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करिए, फिर आपके क्वेश्चन भी होने लगेंगे। तो जितनी भी थ्योरी आप कंप्लीट करते हैं, छोटे फॉर्मूला रिवीजन बनाते हैं, आप उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। तो मिलते हैं अगली अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।